नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम जो कि दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल की होने वाली है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो दोस्तों इस मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा, और जितने भी हमारे मॉडल पेपर है दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य की है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है वो किस राज्य की योजना है, आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है। ठीक है ना, और दोस्तों इस योजना के तहत राज्य सरकार 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको निर्धारित तीर्थ स्थलों में से किसी एक स्थल पर यात्रा करने में सहायता करेगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों तीर्थ यात्रियों को IRCTC के पैकेज के तहत यात्रा पर भेजा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो किस सरकार द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चालू की गई ये योजना है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायुमंडल परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों कि किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा एग्जोस्फियर। ठीक है, एग्जोस्फियर या बहिर्मंडल, एग्जोस्फियर या बहिर्मंडल में दोस्तों संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो महामंडल होता है, ठीक है ना, जो बहिर्मंडल या महामंडल होता है उसमें वायु अत्यंत विरल होती है। ठीक है ना, और ऊपर धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन होती जाती है। इसी कारण से दोस्तों संचार उपग्रह जो है वो बहिर्मंडल या एग्जोस्फियर में स्थापित किए जाते हैं या अवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में राज्य सरकार द्वारा गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बताना दोस्तों कि वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए आप, जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा ये लिया गया है आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये कब लिया गया है दोस्तों? 18 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा कब? 18 नवंबर 2020 को। दोनों चीज़ याद रखना है आपको, डेट भी याद रखना है और राज्य भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता है अनुलोमतः ब्याज के दर के साथ, अनुलोमतः मूल्य स्तर के साथ, अनुलोमतः रोजगार परिमाण के साथ, या प्रतिलोमतः कीमत स्तर के साथ। तो देखिए दोस्तों, मूल्य बराबर 1 कीमत। ठीक है, तो दोस्तों इसको इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मुद्रा का मूल्य घटता और बढ़ता है वो प्रतिलोमतः कीमत स्तर के साथ घटता और बढ़ता है। ठीक है, जब मुद्रा की कीमत कम होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, और जब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी कीमत क्या होती है दोस्तों? घट जाती है। ठीक है, तो प्रतिलोमतः कीमत स्तर के साथ मुद्रा का जो मूल्य है दोस्तों वो घटता बढ़ता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सदस्य देश सार्क में शामिल है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन से देश हैं जो सार्क में शामिल है। ठीक है, म्यांमार, वियतनाम, मालदीव या ईरान। दोस्तों निम्न में से जो देश है जो सार्क में शामिल है वो याद रखिएगा वो है मालदीव। ठीक है, और आपको पूछा जाता है दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें कुल देश कितने हैं? तो कुल कितने देश इसके सदस्य हैं दोस्तों? 8 देश।
ठीक है ना, याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा देश आएगा? मालदीव। देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से देश है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक हो गया आपका भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। ये इसके 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका मुख्यालय मोस्ट IMP आपको जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सार्क का जो मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा वो कहाँ पर है? काठमांडू में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, इतनी जानकारी आपको, ठीक है, याद रखना है एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों वो की गई है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। परिसीमन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि परिसीमन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल रट के जाइएगा, ठीक है ना, कि परिसीमन आयोग का जो गठन है वो संविधान के 84वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले मुख्य रूप से काली मिट्टी के क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो मुख्य रूप से काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा 16 जिले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के 16 जिले हैं जो कि काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या काली मिट्टी के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों काली मिट्टी का जो प्रकृति होती है याद रखिएगा वो क्षारीय होती है। ठीक है ना, और इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमने से होता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा ये है आपका इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, इंदौर में स्थित है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ इंदौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कब किया गया था। ये किया गया था दोस्तों आपका 1993 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के अंतर्गत 14 अगस्त 1993 को किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। बीमा से क्या तात्पर्य है? अब आपको बताना दोस्तों कि बीमा से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ऑप्शन पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया होगा कि भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश की जाती है बीमा में। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP को किस वर्ष बनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP को वर्ष 1983 में बनाया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, वर्ष 1983 में बनाया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य याद रखिएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य 2000 तक सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाएगा, देखिए ये पहली पूछा गया है, ठीक है ना, तो 1983 आपका आंसर आएगा। अगर दूसरी पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत की दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लॉन्च की गई थी, तो दूसरी में आपको याद रखना है 2002 में लॉन्च की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एक स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उसमें एक बैठा यात्री अगर लंबवत ऊपर की दिशा में अगर गेंद फेंकता है दोस्तों, तो वो जो गेंद है, ठीक है ना, वो यात्री के हाथ में गिरेगी। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि गेंद भी गाड़ी के वेग से आगे बढ़ेगी।
ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है और गाड़ी चल रही है, ठीक है ना, अगर वो गेंद को फेंकता है दोस्तों, तो जो गेंद है वो भी उसके मतलब गेंद जो है वो भी रेलगाड़ी के वेग से ही चल रही है, ठीक है ना, आगे बढ़ रही है, इसलिए गेंद भी आगे की ओर गिरेगी और उसके हाथ में गिरेगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, जॉन डाल्टन के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है ना, जिसके अनुसार दोस्तों प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम पर किस राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, वो कौन से राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सूचना का अधिकार अधिनियम पर राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति आयोग का विभाजन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। आपको बताना दोस्तों कि अनुसूचित जाति आयोग का विभाजन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता तो याद रखिएगा 89, ठीक है, संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है कि आपका कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है सी में है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में विविध निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से जो प्रणाली स्वीकृत की गई है वो याद रखिएगा कौन कौन सी है। देखिए, पहले तो है दोस्तों कि भारत में विविध निर्वाचनों के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली स्वीकृत की गई है। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह अधिकार जो है दोस्तों राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा है दोस्तों ये, ठीक है ना, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। आपको बताना दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों कि यह संविधान के अनुच्छेद 315 में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 315। मध्य प्रदेश की ई शासन वेबसाइट का नाम क्या है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश शासन की, ठीक है, मध्य प्रदेश के ई शासन वेबसाइट का नाम क्या है, mp.nic.in ग्राम संपर्क, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1956 में जबलपुर में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 1956। और दोस्तों इसकी खंडपीठ आपको पूछा जाता है कहाँ पर है, तो दोस्तों इसकी जो खंडपीठ शाखा है वो इंदौर और ग्वालियर में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्रशिक्षण संस्थान से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये है आपका ग्वालियर में, ठीक है ना, याद रखिएगा ग्वालियर में स्थित है। नवंबर 2020 तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, यह उत्पाद किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों कि 10 नवंबर, कब, डेट आपको याद रखना है, 24 नवंबर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2020 से आपको दिया गया है, तो याद रखिएगा 10 नवंबर 2020 को असम राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा किस
राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत में महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ समझौता किया? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने किया है। वो कंपनी है दोस्तों आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इस समझौते के अंतर्गत दोस्तों 70 घंटे से अधिक पाठ्य सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें डिजिटल साक्षरता, रोजगार बढ़ाने, नैनो उद्यमशीलता व संचार कौशल जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो किस कंपनी ने की है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है साझा। ठीक है ना। देश में सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले खिलाड़ी देवेंद्र बुंदेला का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, आपको बताना है कि रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले जो देवेंद्र बुंदेला है, इनका संबंध किस राज्य से है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य से है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, इनमें से जो दोस्तों इस नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय है वह दोस्तों मद्य निषेध। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का, सिद्धांतों का जो वर्णन है वो आपको किस भाग के अंतर्गत मिलता है, तो याद रखिएगा भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है ना, याद रखिएगा। राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो राजा राज ने करवाया था। ठीक है, राजराज प्रथम ने करवाया था राजेश्वर मंदिर का निर्माण। तो दोस्तों राजेश्वर मंदिर को ही तमिल भाषा में बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी, जो कि एक पद का नाम है, किस विभाग की अध्यक्षता करता था? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा कि मुगल काल में जो मीर बख्शी होता था वो सेना विभाग की अध्यक्षता करता था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता करता था? सेना विभाग की अध्यक्षता करता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुमेलित कीजिए। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार दोस्तों आपको बताना है कि कौन से देश की कौन सी रैंकिंग है। ठीक है, किस देश की कौन सी रैंकिंग है आपको बताना है, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों कौन से देश की कौन सी रैंकिंग है। ठीक है, तो दोस्तों पहला है भारत। भारत देश की जो रैंकिंग है दोस्तों, ठीक है ना, वो है दोस्तों आपकी 131वीं। ठीक है, भारत देश की रैंकिंग है आपकी 131वीं। ठीक है, दूसरा देश है दोस्तों आपका श्रीलंका। श्रीलंका की रैंकिंग है दोस्तों, याद रखिएगा, 72वीं। ठीक है, ये हो गई आपकी श्रीलंका की रैंकिंग। श्रीलंका 72वें रैंक पर है। फिर आता है आपका मलेशिया। ठीक है, फिर आता है आपका मलेशिया। मलेशिया की जो रैंकिंग है दोस्तों, ये है आपकी कौन से नंबर की? मलेशिया की, याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो मलेशिया की जो रैंकिंग है दोस्तों वो है 62वीं, और चीन की रैंकिंग है 85वीं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कूट। अब आपको नीचे कूट दिया गया है दोस्तों, इसमें आपको आंसर बताना है, तो आपको पता चल गया कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, क्या होगा? ए का थर्ड। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, A3B1C4D2। अब हम कूट देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए A3B1C4 और D2, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो उच्च ज्वारों के मध्य लगभग कितना अंतराल होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि दो ज्वारों के मध्य लगभग कितना अंतराल होता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है ना, दो ज्वारों के मध्य 12 घंटे का अंतराल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पहले आ गया है, आपको केवल याद रखना है दोस्तों कि 12 घंटे का समय अंतराल होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? आपको बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। ये किया गया था आपका 1993 में, ठीक है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत केंद्र सरकार द्वारा मई 1993 में, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था, याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया? सभी को पता दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, जिसका जो अध्यक्ष दोस्तों वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नीति आयोग का स्थापना कब की गई? अब आपको बताना है कि योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग गठन किया गया है उसका दोस्तों स्थापना कब हुई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, याद रखिएगा। नीति आयोग के कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत निम्न में से कौन है उनमें शामिल है, ठीक है। नीति आयोग के कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत निम्न में से कौन उनमें शामिल है, आपको बताना है दोस्तों। कौन कौन से शामिल है? अंत्योदय, ग्राम व समावेशिता, जन सहभागिता या ये सभी। तो दोस्तों नीति आयोग के मार्गदर्शन के सिद्धांत के अंतर्गत अंत्योदय, ग्राम एवं समावेशिता एवं जन सहभागिता ये तीनों ही शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है एक संविधिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय, एक बहुसदस्यीय निकाय या ए और सी दोनों? तो दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ना, वो एक संविधिक निकाय भी है और एक बहुसदस्यीय निकाय भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, आप डी आपका आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों, एक संविधिक निकाय और एक बहुसदस्यीय निकाय है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताना है आपको, तो वो थे दोस्तों जस्टिस रंगनाथ मिश्र, ठीक है, जस्टिस रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं ये। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों कि गोंड जनजाति में, ठीक है, गोंड जनजाति में दोस्तों सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल रट लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 28 सितंबर 1993। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार वाकाटक राजवंश का प्रथम शासक कौन था, या प्रथम जो संस्थापक था वो कौन था, ठीक है, वाकाटक राजवंश का बताना है आपको। तो दोस्तों वो था आपका विंध्य शक्ति प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा विंध्य शक्ति जो था वो पुराणों के अनुसार वाकाटक वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में मंदसौर पर किस राजवंश की स्थापना हुई? आपको बताना है चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में मंदसौर पर किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों औलिकर राजवंश की, ठीक है, याद रखिएगा औलिकर वंश की स्थापित हुई थी, ठीक है ना, स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आंसर। इनमें से कौन एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि ईमेल एड्रेस लिखते समय उसमें स्पेस का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ईमेल एड्रेस में जो है वो स्पेस इसका हिस्सा नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वह तकनीक जिसके द्वारा एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। एक डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में बदलने की जो क्रिया है दोस्तों वो क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन। और दोस्तों एक एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, पर आपको यहाँ पूछा गया है डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना है तो मॉड्यूलेशन, और अगर एनालॉग को डिजिटल में चेंज करना है तो डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, याद रखिएगा। फोर्ब्स की भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन से व्यक्ति हैं? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि फोर्ब्स के भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा अक्टूबर 2019, ठीक है ना, कब की बात हो रही है? अक्टूबर 2019 को जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में, ठीक है, याद रखिएगा, गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको कथन दिए गए हैं दोस्तों, इन पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों वो HIV या एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक रोग है। यह कथन बहुत ही सत्य है। ठीक है, पूर्ण तरीके से सत्य है आपका। और हेपेटाइटिस बी दोस्तों यकृत कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों वो 80% यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, तो आपके दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। राज्य में कौन सा क्षेत्र तांबा उत्पादन जिले के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, आपको बताना है कि वह कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो तांबा उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो है दोस्तों आपका सिंगरौली। ठीक है ना, याद रखिएगा, सिंगरौली जो है दोस्तों वो तांबा उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बल्कि दोस्तों ये क्या है? एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ठीक है ना, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन दोस्तों आपके तांबा उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिएगा। ये है दोस्तों आपका गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। ठीक है, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, जो कि मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, जो कि मंदसौर पर चंबल नदी पर स्थित है। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1960 में हुई थी। ठीक है ना, वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? दमोह जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। निम्न में से कौन वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला जो प्रथम राज्य है दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, चीन ने, ठीक है, जिस राज्य ने वनों का राष्ट्रीयकरण किया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि 52 थड़ी परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों यह परियोजना बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के गांव कुर्तवा में 52 थड़ी नदी के पास निर्मित की गई है। ठीक है ना, और दोस्तों इसे राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 52 थड़ी परियोजना आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।